तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया हैं। तो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने चैनल पर देना ही स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल से जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करना, तो बिल्कुल करें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और एक भी क्वेश्चन आप बिल्कुल छोड़ करके नहीं आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसका सॉल्यूशन आप बिल्कुल अच्छे से दे पाएंगे। तो आप बिल्कुल मेरे चैनल पर आकर के अच्छे से प्रिपरेशन करें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अब तक मैंने त्रिकोणमिति, समांतर श्रेणी, वृक्ष क्षेत्रफल, आयतन, वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म तथा द्विघात समीकरण, इन चैप्टरों से मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसका मैंने सोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, अब मैं देने वाला हूँ निर्देशांक ज्यामिति से जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उसका मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, तो चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के सारे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला को। यहाँ पर क्वेश्चन में पहला बोला कि बिंदु 15,8 के मूल बिंदु से दूरी क्या है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा, लेकिन इसके ठीक पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, यहाँ बोला हुआ है कि दूरी क्या होगा, तो दूरी के लिए एक फॉर्मूला होता है निर्देशांक ज्यामिति में, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बिंदु है यहाँ पर, इसका नाम है P, और ये एक बिंदु है, इसका नाम है Q। ठीक है, अगर मुझे इसका बीच का दूरी निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। अगर P का जो निर्देशांक है वो x1, y1 है, और हमारे पास जो Q का निर्देशांक है वो x2, y2 है। ठीक है, तो चलिए P और Q के बीच की दूरी निकालते हैं। तो दूरी सूत्र लगाएंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। चाहे आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए आपको क्वेश्चन को समझाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या है। ठीक है, मूल बिंदु आप समझते हैं क्या होता है, आपको मूल बिंदु पता होगा अगर निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे तो। हालांकि मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे अगर निर्देशांक तल को देखते हैं, ठीक है, तो निर्देशांक तल में यहाँ पर जो ये पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, यानी कि मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो मूल बिंदु हमारे पास ये वाला हो गया, और बोला 15,8, ठीक है ना, 15,8 बिंदु 15,8 के मूल बिंदु से दूरी क्या है। तो 15,8 कहीं ना कहीं होगा, जैसे आप या बोल सकते हैं कि यहाँ पर 15,8 है। ठीक है, तो इसका बीच का दूरी जो होगा ना, वो क्या होगा। ठीक है, अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा, मैं इतना तक बता दिया आपको। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर थोड़ा बना लेता हूँ। जैसे इसको बोल देंगे हम लोग 0, 0, और इसको बोल देंगे हम लोग क्या, यानी कि 15,8 बोल देंगे। ठीक है, तो इसका बीच का दूरी कैसे निकल कर आएगा, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। दूरी बराबर पहले फार्मूला लगाएंगे, और यहाँ पर x2 माइनस x1 कर देंगे, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 15 में से 0 घटेगा तो 15 आएगा, 15 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर 8 में से 0 घटेगा, क्या आएगा, 8 आएगा, 8 का स्क्वायर कर लेंगे। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। ठीक है, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। अब देखिए 225 में 64 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5, 4, 9, 6, 2, 8, 2, यानी कि 289 आ गया। यानी कि 289 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 17। ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो आ गया वो दूरी क्या आ गया, हमको दूरी निकालना था तो 17 आ गया। ठीक है ना, चलिए आंसर देख लेते हैं। 17 हमारे पास कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी को मैं सही कर लेता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे सामने है। यहाँ बोला क्वेश्चन कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुएं -2,0 एवं 6,0 से समदूरस्थ हो है। ठीक है, तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ अच्छा से। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे निर्देशांक तल बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं निर्देशांक मैंने तल बना लिया। अगर देखिएगा तो यहाँ पर बोला हुआ है -2,0। ठीक है, -2,0 कहाँ पर आएगा आपको पता है, -2,0 कहीं ना कहीं इस एक्स अक्ष पर आएगा, -2,0। ठीक है,
और बोला 6,0, 6,0 जो होगा वो कहाँ पर आएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा 6,0, ठीक है। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन अब अच्छा से। एक्स अक्ष पर, ठीक है, एक्स अक्ष पर देखिएगा तो ये दोनों बिंदु प्रेजेंट है बिल्कुल, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर दोनों बिंदु प्रेजेंट है, तो बोला कि वह बिंदु जो इतना और इतना समदूरस्थ है, यानी कि एक्स अक्ष पर ही आपको वह बिंदु फाइंड करना है जो इससे भी और इससे भी समान समान दूरी पर है। यानी कि मैं बोलूँ तो ये वाला दूरी और ये वाला दूरी जो है ना वो समान है। अगर मैं इसको नेमिंग करूँ पी क्यू आर, तो यहाँ पर पी क्यू इक्वल टू क्या है, क्यू आर है। आप शायद समझ रहे होंगे आप, ठीक है। चलिए तो हमको क्यू का जो है ना निर्देशांक निकालना है। तो मान लीजिए क्यू का निर्देशांक जो है वो एक्स कॉमा वाई है। तो मैं क्या करूँगा, इसको फाइंड कर लूँगा। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमारा ये जो है ना ये बिंदु जो है इस दोनों बिंदु से बिल्कुल बीचों बीच है, तो मैं क्या करूँगा, P और Q में जो है हमारे पास जो ये x1 है और इसमें क्या हो जाएगा ये x2 है, ठीक है। ये क्या है y1 है 0 और ये क्या है हमारे पास y2 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा x1 प्लस x2 बटे में 2 कर दूंगा, कोमा y1 प्लस y2 बटे में 2 कर लूँगा, ठीक है। हमारे पास जो x1 है वो क्या है -2 है, प्लस x2 जो हमारे पास है वो क्या है 6 है, बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। y1 हमारे पास क्या है 0 है, y2 हमारे पास क्या है 0 है, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 6 में से 2 घटा लेंगे कितना आएगा 4 आ जाएगा, 4 बटे में 2 हो जाएगा, कोमा 0 बटे में 2 कितना आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करने पर। देखिए 2 दूनी का 4 आ गया, तो हमारे पास 2 और यहाँ पर 0 में 2 से भाग लगेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा आंसर आ चुका है। तो P और Q के बीच में जो हमारे पास P और R के बीच में जो हमारे पास Q बिंदु है जो बिल्कुल बीचों बीच है P और R के, उसका जो निर्देशांक होगा यानी Q का जो निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा 2,0, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल आप अच्छे समझ गए होंगे। अब आंसर को देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास आंसर है 2,0 यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी है, ठीक है। देखिए y अक्ष से बोला हुआ है, ठीक है। अगर ध्यान दीजिएगा आप तो y अक्ष हमारे पास कौन सा होता है, ये वाला होता है, ठीक है। ये वाला हमारे पास y अक्ष होता है, ये वाला क्या होता है हमारे पास x अक्ष होता है। तो क्या बोला हुआ है 13,15, ठीक है। तो 13,15 कहाँ पर आएगा आपको पता है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में आएगा 13,15, ठीक है। कहीं ना कहीं अब मान लीजिए कि यहाँ पर आ जाएगा 13,15, ठीक है। अगर ध्यान दीजिएगा तो जो ये वाला दूरी होगा ना, ये वाला जो दूरी होगा इस दूरी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास कितना हो गया 13 हो गया, तो ये भी क्या होगा 13 हो जाएगा, ठीक है। और अगर देखें y जो हमारे पास है ये 15 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। समझ की बात को ना, यानी कि 13 हो गया ये वाला और यहाँ पर हमारे पास 15 हो गया। चलिए अब मैंने इसको समझा दिया, अब बढ़ते हैं देखते हैं क्या क्वेश्चन बोला। हाँ तो y अक्ष से बिंदु इतना और इतना की दूरी है, तो y अक्ष हमारे पास कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। ये वाला y अक्ष है ना हमारे पास। तो ये बिंदु y अक्ष से कितना दूरी पर है, ठीक है। आप बता सकते हैं कितना दूरी पर है, तो 13 की दूरी पर है। कितनी है 13, ठीक है। तो 13 हमारे पास हो जाएगा आंसर। समझ की बात को ना। चलिए तो हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं। 13 हमारे पास ऑप्शन ए आ गया, तो ऑप्शन ए को सही कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिएगा चलिए तो देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक इतना -10,6 तथा 6,-10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए हमारे पास एक वृत्त का व्यास है, पहले वृत्त बना लेते हैं और इसके बाद व्यास बना लेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक वृत्त हो गया और हमारे पास एक व्यास हो गया, समझ की बात को ना। तो हमारे पास व्यास हो गया और ये वृत्त का व्यास हो गया, ठीक है। इसको नाम देते हैं, जैसे इसमें कुछ नेमिंग है, नेमिंग तो नहीं है तो मैं क्वेश्चन नेमिंग दे दूंगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर सेंटर है तो ओ हो जाएगा और यहाँ पर ए, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा बोला व्यास के सिरों के निर्देशांक -10,6,
तो -10,6 क्या हो जाएगा, -10 यहाँ पर हो जाएगा और 6 हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब बोला 6, -10, तो 6, -10 कहाँ पर होगा, तो 6, -10 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे चलिए, हमारे पास वृत्त के जो केंद्र है ये O है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर ध्यान दीजिएगा। तो व्यास जो है ना, तो AO क्या हो जाएगा, AB अगर व्यास है तो AO क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, और BO क्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा, यानी कि दोनों त्रिज्या बराबर होगा, ठीक है। चलिए तो हम बोल सकते हैं कि जो A और B से जो O की जो दूरी है, A और B दोनों से जो O के बीच की दूरी है वो क्या है, बराबर है, यानी कि AO इक्वल टू क्या हो गया, BO हो गया, ठीक है ना। यानी कि O जो है वो मध्य बिंदु है किस चीज़ का, AB का, ठीक है। आप सर्कल के बारे में यानी कि वृत्त के बारे में बहुत अच्छा से जानते होंगे, ठीक है। तो चलिए अगर हमको बीच का दूरी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, x1 प्लस x2 बटे में 2, फिर y1 प्लस y2 बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, -10 है ना, -10 कर लेंगे, +6 से +6 कर लेंगे, बटे में 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 6 है ना, तो 6 कर लेंगे प्लस, और हमारे पास -10 है तो -10 कर लेंगे, बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिएगा -10 हमारे पास है और +6 क्या होगा, सॉल्व करके -4 बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 6 में से अगर 10 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, -4 होगा ना ये वाला, 6 में से 10 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 ये भी हो जाएगा, तो -2 हो गया हमारे पास, ये भी -2 आ गया। तो देख लीजिए हमारा जो निर्देशांक आ गया यहाँ पर O का, यानी कि सेंटर का बिल्कुल बीच का, ठीक है, वो क्या आ गया, -2, -2। आंसर चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर सही हो पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का -2, -2 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी को मैं सही कर लेता हूँ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को देखना, आप हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4, यहाँ पर 0, 6, 4 तथा 4, -1 है तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे, ठीक है। देखिए जब ये बोले ना कि हमारे पास एक त्रिभुज है और शीर्ष हमारे पास, शीर्ष का निर्देशांक जो है वो इतना दिया हुआ है, फिर इतना दिया हुआ है, फिर इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये x1 है, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 है, ठीक है। चलिए तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, त्रिभुज के केंद्रक निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है फॉर्मूला, तो देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें वैल्यू को हम डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि त्रिभुज के जो हमारे पास सिर्फ दिए हुए थे और उसके निर्देशांक दिए हुए थे, तो हमारा त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक जो है ना वो आ जाएगा इस फॉर्मूले से। देखिए हम क्या करते हैं, इसके वैल्यू को पुट करते हैं, जैसे 2, 0, 4 यहाँ पर है ना, तो 2, 0, 4 भर देंगे यहाँ पर, 2 + 0 + 4 और बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद मैंने 2, 0, 4 भर दिया, 4, 6, -1, 4, 6, -1 भरेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 6 + -1 बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं, 4, 2 क्या हो जाएगा, 6, 6 बटे में 2, 6, 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से एक जगह कितना हुआ, 9 बटे में 2, ठीक है। तो 2 3 6 हो गया, तो 3, 9 बटे में 2 हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम देखना है, ओहो मैंने एक चीज़ गलती की, यहाँ पर 3 है ना जी, यहाँ भी 3 है, तो 3 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 2 नहीं, बहुत बड़ी गलती कर रहे थे हम, ठीक है ना, हमारा आंसर ही नहीं आएगा। तो चलिए 3 कर लेते हैं, 3 दूनी का 6 हो जाएगा ना जी, और 3 3 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो निर्देशांक आया वो क्या आ गया, 2, 3 आ गया, ठीक है। मुझे थोड़ा खांसी हो गया है, माफ़ कीजिएगा, आपको भी परेशानी हो रहा होगा, ठीक है, बार बार मैं खांस रहा हूँ तो बार बार, ठीक है ना। एक्चुअली मुझे आज से ही खांसी हो गया है, तो मैं बहुत जल्दी दवा ले लूँगा, ठीक है। तो चलिए 2, 3 आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो यहाँ पर 2, 3 जो है हमारे पास ऑप्शन जो है वो ए हो गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए को मैं सही कर लेता हूँ। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोला 13, 19 से
एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, ठीक है। तो 13 को माइनस जो होगा, देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास निर्देशांक है, ऐसे करके निर्देशांक तल है, तो 13,19 जो होगा मान लीजिए कि यहाँ पर होगा, ठीक है, 13,19, ठीक है। एग्जैक्ट हमारे पास प्रथम यहाँ पर पाद जो है ना उसी में होता है, प्रथम चतुर्थांश में होता है, ठीक है। जो प्लस प्लस होता है, जैसे 13 प्लस में है और 19 जो है वो भी प्लस में है, तो प्लस प्लस क्या होता है, पहले चतुर्थांश में होता है, ठीक है। तो इसी चलते इस बिंदु को मैंने यहाँ पर ले लिया प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, तो एक्स अक्ष कहाँ पर है आपका, तो एक्स अक्ष आपका यहाँ पर होता है। इस बिंदु से यहाँ पर अगर लंब डालिएगा तो इस लंब की लंबाई क्या होगा। पहले आप ही आंसर दे दीजिए, इसके बाद मैं दूंगा, ठीक है। देखिए शायद आप आंसर दे पा रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो मेरी बात को सुनिए, ठीक है। देखिए 13 जो है ना, 13 सबसे पहले हम एक्स अक्ष पे देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 13, ठीक है। तो 13 ये हो गया, तो ये भी क्या होगा, ये भी 13 होगा, आप बोलेंगे ये भी 13 होगा, ठीक है, 13 ये भी 13। अब यहाँ पर 19 है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ पर तक क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 19 हो जाएगा। तो जो इस बिंदु से एक्स अक्ष पर जो लंबवत है ना, ठीक है, यानी कि ये लंबाई हमको फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 6 का आंसर है, ठीक है, वो क्या हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, तो हमारे पास क्या आ गया, यानी कि 19। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे समझे होंगे, ठीक है। बी ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, बिंदुओं इतना -2,8, ठीक है, मैं इसको अच्छे से पढ़ देता हूँ, एवं -6,-4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। सबसे पहले देखिए जो ये दो हमारे पास बिंदु है ना, इस दोनों का मध्य निकालना पहले बिंदु, ठीक है। तो देखिए मैं मध्य निकालना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, x1 + x2 बटे में 2 करते हैं, फिर y1 + y2 बटे में 2 करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए हमारे पास -2 दे दिया ना, -2, और फिर यहाँ पर क्या दे दिया, प्लस कर लेंगे, -6 कर लेंगे, ठीक है। x1 + x2 हमारे पास हो गया, बटे में 2 हो गया। समझ की बात को ना। अब देखिए हमारे पास क्या दे दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या दे दिया हुआ है, y1 + y2 बटे में 2 हो जाएगा, तो एक 8 प्लस क्या हो जाएगा -4, और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 -6 कितना होता है, -8 बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आगे सॉल्व करते हैं तो 8 में से 4 जाएगा, कितना होगा 4 बटे में 2 हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 2 चौका 8 हो जाएगा। तो -4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास बोला हुआ है कि -4,2 जो होगा किस चतुर्थांश में होगा। तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये एक्स वाला जो हमारे पास है ना, एक्स और वाई का जो निर्देशांक है वो क्या है हमारे पास, एक्स और वाई का जो निर्देशांक हमारे पास, जो ये निर्देशांक जो दिया हुआ है एक्स वाई जो हमारे पास है ये हमारे पास -4 और 2 है, ठीक है। तो देखिए आपको मैं समझा दूँ थोड़ा सा अच्छा से। अगर हम चतुर्थांश को आपको दिखाएं ये वाला, ठीक है, तो इसमें प्लस प्लस होता है, यानी कि x हमारे पास प्लस y भी प्लस। इसमें क्या होता है, यानी कि x माइनस होता है और y जो हमारे पास होता है वो प्लस होता है, ठीक है। इसमें दोनों माइनस माइनस होता है। ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा, और यहाँ पर हमारे पास हो गया चौथा, ठीक है। इसको चतुर्थांश से बोलते हैं, इसको पाद भी बोलते हैं, यानी कि प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, ठीक है। या प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। यहाँ तक आप बात समझ रहे होंगे, ठीक है। अब चलिए हमने यहाँ पर बताया आपको कि -4 और यहाँ पर 2 का हमको क्या करना है, यानी कि बताना है कि कौन से चतुर्थांश में होगा। तो देखिए माइनस है और यहाँ पर हमारे पास प्लस है। माइनस प्लस किस में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में है ना। तो द्वितीय चतुर्थांश हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इस 7 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है कौन सा है, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। तो देखिएगा द्वितीय जो हमारे पास है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन बी हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, P 0,0, Q 8,0 एवं R 0,12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। चलिए आपको मैं अब दूसरे फॉर्मूले को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है।
देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक त्रिभुज है, इसका जो शीर्ष है वो पी क्यू आर है, ठीक है। तो चलिए हमारे पास पी क्यू आर हो गया त्रिभुज, ठीक है ना, पी क्यू आर नाम का। पी का जो शीर्ष है मैं पहले लिखता हूँ, फिर इसके बाद आपको दिखाऊंगा। तो पी का निर्देशांक जो है 0 0 है, ठीक है। क्यू का क्या है हमारे पास 8,0 है, और आर का जो है हमारे पास 0,12 है, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए थोड़ा और भी अच्छा समझाता हूँ आपको, हालांकि खांसी भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर पी के निर्देशांक को मैं ले लेता हूँ x1, y1, ठीक है, समझ गए। क्यू के जो निर्देशांक है मैं इसको लेता हूँ x2, y2, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। और इसको मैं लेता हूँ आर के निर्देशांक को x3, y3। समझ की बात को ना। अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज के लिए, तो हमारे पास अगर निर्देशांक दिए हुए हैं, ठीक है, तीनों शीर्ष के, तो मैं ऐसे निकालूंगा। क्षेत्रफल बराबर, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप याद करते करते बिल्कुल परेशान हो जाइएगा, आपको बिल्कुल याद नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 1/2 लिख लीजिएगा, ठीक है। 1/2 लिखने के बाद यहाँ पर x1, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर इसके बाद x2 प्लस लिख करके x2, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर इसके बाद, हालांकि यहाँ पर तो जगह नहीं है तो मैं नीचे लिखूंगा, यहाँ पर प्लस x3 और फिर ब्रैकेट बड़ा वाला क्लोज हो जाएगा। इसमें क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर x1 है ना, तो यहाँ पर y2, यानी कि 1 2, इसके बाद क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा फिर 1, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से रिपीट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो y2 देखिए, पहले x1 x2 x3 लिख दिए, फिर y2 माइनस y3 माइनस y1 माइनस y2, ऐसे करके आपको याद करना है, ठीक है। एक दो बार अगर आप लिख लीजिए कॉपी पर ना, तो आप कभी भूल नहीं पाइएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको समझा दिया, अब चलिए इसके वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 1/2 हो गया। हमारे पास x1 जो है वो क्या है, 0 है। मैं पहले 0 भर लूँगा, फिर इसके बाद देखिए x1 x2 x3 को पहले भर लेते हैं, ठीक है। x1 हमारे पास 0 है, x2 हमारे पास क्या है 8 है, ठीक है, तो यहाँ पर 8 भर लेंगे। फिर इसके बाद जो हमारे पास x3 है वो क्या है 0 है, तो 0 भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए यहाँ तक समझ में आपको आ गया। तो देखिए अब देखिए देखते हैं, हमारे पास जो y2 है और इसके बाद y3 है। y2 हमारे पास जो है वो 0 है, हमारे पास जो y3 है वो क्या है -12 है, ठीक है। हालांकि मैं तेजी में भर सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा समझा करके मुझे आगे बढ़ना है, इसी के चलते मैं थोड़ा सा ऐसे करके समझा कर बढ़ रहा हूँ, तो समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर आपको आता है जो क्वेश्चन मैं पहले से कहते आ रहा हूँ, अगर आपको जो क्वेश्चन आता है, अगर आप इसको फिल कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करें और अपने कॉपी फटाफट बना ले पहले, ठीक है। तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है, कम समय आपको कम लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। y3 माइनस y2 करना है हमको, ठीक है। y3 हमारे पास कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर y3 और माइनस y1 हमारे पास क्या है, तो y1 हमारे पास 0 है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए आप। चलिए अच्छा है। फिर इसके बाद y1 माइनस y2 करना है, तो y1 हमारे पास 0 है, y2 हमारे पास क्या है, यानी कि 0 हो गया, कोई समस्या नहीं है आपको। इसके बाद और भी सॉल्व करते हैं, तो 1/2 हो गया हमारे पास। 0 में देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो भी कुछ आएगा, अगर 0 में गुणा होता है तो क्या होता है 0 होता है, फिर प्लस हो जाएगा, 12 में 0 घटेगा तो 12 हो जाएगा, 12 8 क्या होगा 96, प्लस 0 में यहाँ पर 0 0 घट करके 0 ही होगा, और 0 में 0 से गुणा कीजिएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 हो गया और यहाँ पर 96 हो गया, तो इसको घटा लीजिएगा, 2 चौका 8 2 8 16, यानी कि हमारे पास क्या हो गया 48 आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास आंसर क्या आ गया 48। तो आइए देख लेते हैं आंसर क्या हो पाता है हमारे पास, ठीक है। 48 जो है ऑप्शन बी हो गया। चलिए ऑप्शन बी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा बिल्कुल, ठीक है ना। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक
इतना इतना और इतना है तो त्रिभुज की परिमिति निकालिए। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज पहले बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने अपने कॉपी पे त्रिभुज बना लिया। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। फिर इसके बाद 0,6 लिख दिया, फिर इसके बाद 0,0 लिख दिया, फिर इसके बाद 8,0 लिख दिया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मैंने त्रिभुज बना लिया हुआ। ठीक है, इसको नेमिंग कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है, यहाँ पर सी है। ठीक है, परिमाप निकालना है, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना है मुझे। ठीक है, तो देखिए ए बी को पहले निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वो क्या होगा, फिर बी सी के बीच की दूरी क्या होगा, ऐसे करके फिर सी ए के बीच की दूरी जो होगा वो क्या होगा, हमको ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंडर रूट लगा लेंगे। और अगर देखिए मैं फटाफट करने की कोशिश करूँ तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा सा धीरे करके चलना पड़ेगा। तो देखिए ए बी का जो बीच की दूरी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो प्लस में हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बी सी का वैल्यू निकाले अगर हम, तो देखिए बी सी हमारे पास ये वाला है, तो हमारे पास x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ एक बात ना। ठीक है, मैं थोड़ा सा अच्छा सा आपको समझाता हूँ। एक्चुअली खांसी बहुत परेशान करती है वो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर ए बी का अभिमान निकाला तो क्या हो गया हमारे पास, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पर 0 में से 0 घटा दिया, फिर इसका स्क्वायर कर लिया। यहाँ पर y2 माइनस y1 कर लिया, तो हमारे पास 0 को माइनस 6 हो गया। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दिया। वैसे करके बी सी का निकालेंगे बीच का दूरी, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि हम इसमें से इसको घटा लेते हैं, यानी कि x3 माइनस x2, ठीक है, का होल स्क्वायर, और y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सी का बीच का दूरी निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, समझ गए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर देखिएगा तो हमारे पास यहाँ पर 0 में 0 घटेगा तो स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस 6 आ जाएगा। माइनस 6 का स्क्वायर क्या होता है, तो माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 का वर्गमूल अगर निकालना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वर्गमूल है ना, देखिए 36 में 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये तो आपको पता होगा। तो ए बी का जो मान हमारे पास आ गया, इस दोनों को मिलाकर के 36 हुआ। 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बी सी का अगर मान निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 8 8 64, 8 में 0 जाएगा तो 8 हुआ, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64। 64 में से अगर हम यहाँ पर 0 जोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर 0 0 क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 64 का वर्गमूल निकालें तो 8 होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, तो 64 प्लस 36 क्या होगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 का वर्गमूल निकालेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 10 हो जाएगा। अब देखिए ए बी का बीच की दूरी, बी सी का बीच की दूरी और सी ए का बीच की दूरी निकल चुका है। तीनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 6 12 12 2 14, 14 10 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 24 आ गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास आंसर क्या आ गया, 24, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है आपको। चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि बिंदुओं ए कॉस थीटा कोमा 0 तथा 0 कोमा ए साइन थीटा के बीच की दूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ अपने कॉपी पर, ए कॉस थीटा कोमा 0, ठीक है, 0 कोमा ए साइन थीटा, हमको बीच का दूरी निकालना है। ठीक है, तो देखिए दूरी सूत्र पर लगा लेंगे हम लोग। दूरी सूत्र आपको पता होगा क्या होता है, अंडर रूट में x1 हमारे x2
माइनस x2 को पहले ले रहा हूँ, ठीक है, माइनस x1, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 हमारे पास हो गया और माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए, अगर जीरो में से a cos थीटा जाएगा तो क्या होगा, माइनस a cos थीटा इसका होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस a साइन थीटा में से जीरो जाएगा तो क्या होगा, a साइन थीटा हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर माइनस a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस देखिए माइनस है ना हमारे पास, तो इसका स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है, वो माइनस हट जाता है, तो यहाँ पर a स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात समझ गए। अब इसको इसमें से क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना तक होने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ए स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर कर लूँगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए ए स्क्वायर में से एक से गुणा कीजिएगा तो ए स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा, और ए स्क्वायर का जो वर्गमूल निकल कर आता है स्क्वायर है और रूट भी लगा हुआ, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने इसका आंसर ए ला दिया, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो पाता है हमारे लिए। तो क्वेश्चन 10 का आंसर हो पाएगा ए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखिए क्वेश्चन में 11 बोला, यदि बिंदु आर ए कोमा बी तथा बिंदुओं पी 0,0 और क्यू 0,2 को मिलाने वाली रेखाखंड पर है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है। मैं बताता हूँ, जो आर है ना, जो आर बिंदु है वो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड पर है, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पी हो गया और क्या बोला हुआ है, तो हमारे पास पी बोला हुआ है और क्या बोला हुआ है, क्यू। तो पी क्यू जो है ना यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पी क्यू जो है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड पर क्या है, आर मौजूद है, ठीक है, कहीं ना कहीं इस रेखा पर कहीं ना कहीं मौजूद है, ठीक है। अब क्या बोला, जो आर का निर्देशांक है वो क्या है, a, b, मैं इसको लिख देता हूँ, और फिर p का जो निर्देशांक हमारे पास है वो क्या है, 0,0, ठीक है। q का क्या है हमारे पास, 0,2 है, को मिलाने वाले रेखाखंड पर है, यानी कि r जो है रेखाखंड पर है, ठीक है ना, मिलाने वाला p q के। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे, तो देखिए 11 में बोल रहा कि a जो है ना वो 0 है, a जो है वो 2 के बराबर है, b जो है 0 है और इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो देखिए a या b का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ, अगर जो त्रिभुज होता है, ठीक है, तो तीन भुजा पर हो, तीन शीर्ष के माध्यम से बनता है, और तीनों शीर्ष जो होता है वो क्या होता है, यानी कि समदेखी नहीं होता है। समदेखी का मतलब यानी कि एक रेखा पर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो बिंदु है ना, ये अगर इस बिंदु पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तीनों एक ही रेखा पर आ जाएगा, ठीक है। बिंदु इसको मैं खींच करके लाऊं और इस रेखा पर रख दूं तो ऐसा करके बनेगा। तो P यहाँ पर हो जाएगा R और यहाँ पर हो जाएगा Q। देखिए ऐसे मैं R यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर P कर देता हूँ, ठीक है। तो P हो जाएगा यहाँ पर R हो जाएगा, यहाँ पर Q हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को ना। अब देखिए तो क्षेत्रफल इसका कुछ ना कुछ अगर होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल तो 0 हो जाएगा क्योंकि रेखा पर है ना ये, बिल्कुल। तो इसी के चलते हम लोग क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं और क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि R जो है वो P और Q के जो रेखा है, P और Q को मिलाने वाली जो रेखा है ना उस पर R आ रहा है, ठीक है। R जो बिंदु है वो रेखा पर आ रहा है, ठीक है। इसी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए हम क्षेत्रफल निकालना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1/2 हो जाएगा, फिर x1, फिर ब्रैकेट लगाते हैं
फिर x2 हमारे पास क्या है, a है, फिर हमारे पास x3 हमारे पास क्या है, तो 0 है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर y2 हमारे पास जो है वो b है, y3 हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, फिर y3 और माइनस क्या हो जाएगा, और y1 हो जाएगा। फिर y1 माइनस क्या हो जाएगा, y1 को हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि y2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इतना तक समझाने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। आप देखिए 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, 0 में अगर इसमें गुणा करते तो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में a से गुणा करेंगे 2a आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 में से b घटाएगा तो माइनस b आ जाएगा, माइनस b में 0 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 गुणे यहाँ पर 2a आ गया, 2 कट जाएगा तो हमारे पास a आ जाएगा। ठीक है, और देखिए क्षेत्रफल जो होता है वो 0 के बराबर होता है, तो मैं 0 के बराबर यहाँ पर लिख लूँगा ऐसे करके, यहाँ बराबर 0 और हमारे पास a आया है ना, इसको बराबर 0 और a बराबर भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास a जो आया वो किसके बराबर आ गया, यानी कि 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिएगा a बराबर 0 जो हमारे पास है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 बोला, यदि बिंदु है a x, 2 b -3, -4 तथा c 7, -5 संरेखी हैं तो x का मान है। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले a b और c यहाँ पर लिख लूँगा। ठीक है, देख सकते हैं आप, मैंने a b c लिख दिया हुआ। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और इसको जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे मैं आगे बढ़ते चला जाता हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ए बी सी बोला हुआ है, मैंने लिख लिया यहाँ पर ए बी सी। अब ए हमारे पास निर्देशांक जो है वो x, 2 है और हमारे पास जो b है वो -3, -4 है और c जो है वो क्या है हमारे पास 7, -5 है। ठीक है, जब भी बोलेगा संरेखी है, संरेखी मतलब क्या, तीनों एक ही रेखा पर है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो गया, यानी कि 0 हो गया। चलिए हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल का लिए फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1/2 यहाँ पर x1 ब्रैकेट लगाते हैं प्लस x2। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाते हैं प्लस x3। x3 हमारे पास क्या है, 7 है, तो 7 यहाँ पर रख लेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात समझ गए आप। देखिए फिर स्क्वायर y2 - y3, तो y2 - y3, तो देखिए यहाँ पर -5 है ना, -5 तो +5 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद y3 - y1। ठीक है, तो y3 माइनस क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। फिर y1 - y2 यानी कि 2, -4 कितना होगा, तो +4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, और जो क्षेत्रफल होगा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 0 हम लोग छोड़ेंगे नहीं, 0 मैंने यहाँ पर रख लिया हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर x हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा कितना हुआ, 1 हुआ। तो यहाँ पर x में 1 से गुणा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस देखिए -5 -2 कितना, -7 होगा, -7 और -3 कितना होगा, गुणा करने पर 21 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 2 है अगर जा करके इधर गुणा होगा 0 के साथ तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x प्लस 21 और 42 कितना होगा, 63 बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा, -63। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सही होता है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ठीक है, तो -63 जो है वो ऑप्शन ए है, लेकिन ऑप्शन डी दे रहा है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए ही मारेंगे सही। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा हूँ, एक त्रिभुज ओ ए बी जिसके शीर्ष ए 0, ओ 0,0 और बी 0,b है का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। ठीक है, तो चलिए हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले त्रिभुज हम पहले बना लेते हैं। ठीक है,
तो त्रिभुज का नाम क्या है, ओ ए बी। ठीक है, ए का जो मान हमारे पास है वो है a,0, जो ओ का मान हमारे पास है, निर्देशांक जो है 0,0 है, और बी का निर्देशांक जो है वो 0,b है। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमको निकालना है ओ ए बी का। तो चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर x1 हमारे पास क्या है, 0 है। फिर ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर प्लस x2 हमारे पास क्या है, फिर 0 आ गया, और हमारे पास जो x3 है वो क्या है, यानी कि ये भी 0 है। ठीक है, तो 0 0 0। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सही है, a,0। ओहो, मैं बोल रहा था कि कहीं ना कहीं मैं गलती लिखा हूँ। ठीक है, a,0 यहाँ पर है, और 0,0 ये सही है, और 0,b है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए तो 0 यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर a, यहाँ पर 0 0 a, और यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, अब सही हो गया सब कुछ। देखिएगा, हमारे पास ये मैंने x1 x2 और x3 लिख दिया, यहाँ पर y2 माइनस y3 लिखेंगे। ठीक है, तो y2 हमारे पास क्या है, 0, और हमारे पास जो y3 है वो क्या है, b है। फिर y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 कितना है, 0 है। ठीक है, फिर y1 माइनस y2, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1/2, और देखिए 0 में इसमें गुणा कर लेंगे पूरा में, तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर b में से 0 घटाएंगे, b हो जाएगा, b में a से गुणा करेंगे तो a भी आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 क्या हो जाएगा, a b। हमारे पास ये वाला आंसर आ चुका है, चाहे a b बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा मार लीजिएगा। तो देखते हैं ऑप्शन 13 का कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन कौन सा हो पाता है। ठीक है, तो 1/2 a b। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ बोला कि बिंदु -2,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, देखिए -2,5 बोला है ना, तो आपको बताना है किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, मैं इसको ऐसे बता सकता हूँ, ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, लेकिन आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो माइनस प्लस होता है वो किस में होता है, ये माइनस प्लस इसमें होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें प्लस प्लस होता है। ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। ठीक है ना, तो मैंने आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए माइनस और प्लस किस में है, तो माइनस प्लस इसमें है, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है क्वेश्चन में 14 के लिए। ठीक है, तो देखिए जो द्वितीय चतुर्थांश है वो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी हो गया। ठीक है, चलिए हमारे पास ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला y अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी है। अगर y अक्ष से, ठीक है, 3,4 जो हमारे पास आएगा कहाँ पर आएगा, 3,4 यहाँ पर आ जाएगा। तो y अक्ष यहाँ पर है ना, इसके बीच की दूरी क्या होगी, तो मैं बताता हूँ। देखिए ये हमको दूरी निकालना है। हमारे पास ये वाला जो दूरी होता है इस दूरी के बराबर होता है। तो हमारे पास ये वाला क्या हो गया, 3 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आंसर 3। ठीक है, तो चलिए 15 क्वेश्चन नंबर का आंसर देखते हैं। ऑप्शन कौन सा हो पाएगा, 3, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मैं एक चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांग लूँ, क्योंकि मैंने आज इस वीडियो में काफ़ी खांसा हुआ, और खांसा है इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आपका जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम के ठीक कुछ दिन पहले मैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दे पाऊँ। ठीक है ना, और समय कम रह गया है, अगर मैं वीडियो को शूट नहीं करूँगा तो फिर इसके बाद समस्या हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता है थोड़ा बहुत, मैं उसको फेस करके वीडियो शूट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं तो वीडियो शूट कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी बिल्कुल कुछ भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता होगा तो आप बिल्कुल मन लगा कर पढ़ते होंगे। ठीक है ना, तो चलिए
इसी के साथ हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में।